प्यारे स्टोरी लवर्स, पेश करता हूँ सोने की पेटी का दूसरा और अंतिम भाग, अधर्मी राजा। पिछले भाग में आपने देखा कि सौदागर की मदद करने के बदले में अधर्मी राजा ने उससे वो देने को बोला जो भी उसके घर लौटने पर नया आया होगा। और सौदागर जब बाहर था तो उस बीच उसकी बीवी को एक सुंदर लड़का हुआ था। सौदागर का बेटा वर्ण जब 18 साल का हुआ तब अधर्मी राजा उसके सपने में आया और उसे अपने पास आने को कहा। फिर वर्ण जब अधर्मी राजा के महल पहुंचा तो राजा ने उसे लकड़ी काटने और पानी गर्म करने का काम दे दिया। पर दोस्तों, आपको याद होगा जब वर्ण राजा के पास आ रहा था, रास्ते में झील के पास वर्ण की मुलाकात अधर्मी राजा की बेटी राजकुमारी मारिया से हुई थी और दोनों ने शादी का फैसला किया था। अब राजा का बावर्ची फूहड़ राम वर्ण से बहुत जलता था तो उसने राजा से झूठ बोलकर वर्ण को एक नामुमकिन सा काम करने का आदेश दिलवा दिया। यहाँ तक आपने कहानी के पहले भाग सोने की पेटी में देखा। अब आगे की कहानी सुनिए। जब वर्ण राजा के यहाँ से लौटा तो उसका सुंदर चेहरा एकदम उतर गया था। राजा की बेटी राजकुमारी मारिया ने उसे देखा तो बोली, तुम्हें किस बात की चिंता है? वर्ण बोला, तुम्हें क्या बताऊं, तुम कुछ नहीं कर सकती, बताओ तो शायद मैं कुछ कर पाऊं। तो सौदागर के बेटे वर्ण ने उसे बता दिया कि अधर्मी राजा ने उसे क्या काम करने का हुक्म दिया है। राजकुमारी बोली, अरे इसमें क्या रखा है, यह तो बहुत मामूली सा काम है, असली काम तो आगे आएगा। जाओ सो जाओ, रात की बात कभी सच नहीं होती, सुबह जरूर कोई तरकीब निकल आएगी। फिर रात के ठीक 12 बजे राजकुमारी मारिया उठी और महल की छत पर जाकर उसने जोर से चिल्लाकर किसी को बुलाया। पलक झपकते ही चारों तरफ से अनेक नौकर दौड़ते हुए आए और आते ही गए। ऐसा लगता था कि उनका आना कभी रुकेगा ही नहीं। उनमें से कुछ पेड़ काट काट कर गिराने लगे, कुछ पेड़ों की जड़ें जमीन से उखाड़ कर निकालने लगे और कुछ लोग हल चलाने लगे। एक जगह वे गेहूं बो रहे थे तो दूसरी जगह उन्हें फसल काट कर उसे पीटना कूटना भी शुरू कर दिया था। सुबह तक अनाज पिस गया और समोसे भी तैयार हो गए। सौदागर का बेटा वर्ण अधर्मी राजा के नाश्ते के वक्त समोसे लेकर पहुंच गया। शाबाश, राजा ने कहा और हुक्म दिया कि वर्ण को शाही खजाने में से इनाम दिया जाए। रसोइये फूहड़ राम को अब सौदागर के बेटे वर्ण पर और भी गुस्सा आया और वह नई शिकायतें लेकर राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा, मालिक, सौदागर के बेटे वर्ण ने डींग मारी है कि वह रात भर में इतना बढ़िया जहाज बनाकर तैयार कर सकता है जो आसमान में उड़ा करेगा। राजा ये सुनकर बोला, अच्छा, बुला कर लाओ उसे यहाँ। सौदागर के बेटे वर्ण को पेश किया गया। राजा बोला, मैंने सुना है कि तुम मेरे नौकरों के सामने डींग मारा करते हो कि तुम रात भर में एक ऐसा अद्भुत जहाज बना सकते हो जो आसमान में उड़ा करेगा, और मुझसे यह बात छिपाते हो। देखो, कल सुबह तक ऐसा जहाज बनकर तैयार हो जाए। वर्ण को बहुत चिंता हुई। वह जब मुंह लटकाए हुए राजकुमारी मारिया के पास आया तो राजकुमारी बोली, तुम्हें किस बात की चिंता है, इतने दुखी क्यों हो? वर्ण बोला, दुखी क्यों ना हो, अब अधर्मी राजा ने मुझे रात भर में एक उड़ने वाला जहाज तैयार करने का हुक्म दिया है। राजकुमारी बोली, अरे इसमें क्या रखा है, यह तो बहुत मामूली सा काम है, असली काम तो अभी आगे आएगा। जाओ सो जाओ, रात की बात कभी सच नहीं होती, सुबह जरूर कोई तरकीब निकल आएगी। फिर आधी रात को राजकुमारी मारिया उठकर महल के छत पर पहुंची और उसने जोर से चिल्लाकर किसी को बुलाया। पलक झपकते ही चारों तरफ से कई सारे कारिंदे दौड़ते हुए आए और वहां जमा हो गए। वे अपनी कुल्हाड़ियां लेकर फौरन काम में जुट गए और हर काम बड़ी तेजी से होने लगा। सुबह तक उड़ने वाला जहाज तैयार हो गया। शाबाश, राजा ने सौदागर के बेटे वर्ण से कहा, चलो अब जरा इस पर चढ़कर सैर करें। दोनों जहाज पर सवार हो गए और जहाज उन्हें लेकर आसमान में उड़ चला। फिर अधर्मी राजा ने कहा, सौदागर के बेटे वर्ण, तुम बड़े होशियार हो, अब एक और तीसरा काम तुम्हें करना होगा। एक घोड़ा है जिसे काबू करना बहुत मुश्किल है, उसे काबू करके दिखा दो तो मैं अपनी बेटी से तुम्हारी शादी कर दूंगा। वर्ण ये सुनकर बड़ा खुश हुआ और बोला, यह काम तो आसान है, और खुशी खुशी राजकुमारी मारिया के पास आया। राजकुमारी ने उसे देखा तो सब हाल पूछा और सुनकर बोली, अरे सौदागर के बेटे वर्ण, तुम तो बड़े भोले हो, इस बार तुम्हें सचमुच मुश्किल काम दिया गया है। बहुत मुश्किल काम है ये, क्योंकि वह घोड़ा
असल में खुद अधर्मी राजा मेरा पिता होगा। वह तुम्हें लेकर आसमान में उड़ जाएगा, जंगलों के ऊपर और तैरते हुए बादलों के नीचे, और वहां से तुम्हें घुमाकर इस तरह नीचे फेंकेगा कि तुम्हारी हड्डियां खुले मैदान में पत्थरों की तरह बिखर जाएगी। तुम फौरन लोहारों के पास जाओ और उनसे कहो कि तुम्हें 1.5 मन का एक हथौड़ा बना दे। जब तुम उस घोड़े पर सवार हो तो खूब जमकर बैठना और इस हथौड़े से उसके सर पर चोट करते रहना ताकि वह ज्यादा उछल कूद ना कर सके। फिर अगले दिन राजा के नौकर एक घोड़ा अस्तबल से निकाल कर लाए। उसकी नाक से फुफकारे छूट रहे थे। वह इतने जोर से दुलत्ती चला रहा था और अपने पीछे वाली टांगों पर खड़ा हो जाता था कि राजा के नौकरों के लिए उसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। वर्ण उस पर सवार हुआ नहीं कि घोड़ा उसे लेकर आसमान में उड़ गया, जंगलों के ऊपर और तैरते हुए बादलों के नीचे। वह हवा से भी ज्यादा तेज उड़ा जा रहा था। वर्ण खूब जमकर बैठा था और अपने हथौड़े से घोड़े के सर पर चोट करता जा रहा था। आखिर घोड़ा थक गया और जमीन पर उतर आया। वर्ण ने घोड़े को नौकरों को सौंप दिया, थोड़ा आराम किया और फिर महल में पहुंच गया। जब वह राजा से मिला तो उसने देखा कि उसके सर पर पट्टियां बंधी हुई है। वर्ण बोला, मालिक, मैंने घोड़े को साथ दिया है। बहुत अच्छा, अब कल अपने दुल्हन चुनने के लिए आना, अभी तो मेरे सर में दर्द है, राजा बोला। अगली सुबह राजकुमारी ने सौदागर के बेटे वर्ण से कहा, मेरे पिता यानी अधर्मी राजा की 3 बेटियां हैं। वह हम तीनों को कबूतर बना देगा और फिर तुमसे अपने दुल्हन चुनने को कहेगा। हम लोग दाना चुनने लगेंगी, लेकिन मैं कभी कभी एक पंख फड़फड़ा दिया करूंगी। उसके बाद वह हम तीनों को एक जैसी दिखने वाली 3 सुंदर लड़कियां बना देगा। हम तीनों का चेहरा एक जैसा होगा और हमारे बालों का रंग भी एक ही होगा, लेकिन मैं अपना रुमाल हिला दूंगी और उस इशारे से तुम मुझे पहचान लेना। जैसा राजकुमारी ने कहा था वैसा ही हुआ। अधर्मी राजा ने बिल्कुल एक जैसे 3 कबूतर बाहर निकाले और उनके चुगने के लिए थोड़ा सा दाना डाल दिया। सौदागर के बेटे वर्ण ने देखा कि एक कबूतर अपना एक पंख फड़फड़ा रहा है। उसने तुरंत उसका पंख पकड़ लिया और बोला, ये है मेरी दुल्हन। अधर्मी राजा बोला, अरे ये नहीं है तुम्हारी दुल्हन, एक बार और चुन लो। फिर राजा 3 सुंदर कुमारियां बाहर लाया। तीनों रंग रूप में बिल्कुल एक सी थी। वर्ण ने देखा कि उसमें से एक अपने हाथ का रुमाल हिला रही है। उसने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ये है मेरी दुल्हन। अब अधर्मी राजा लाचार हो गया। उसने राजकुमारी मारिया की वर्ण के साथ शादी करा दी। बड़े ठाट बाट से उनकी शादी हुई। थोड़ा या बहुत समय बीता कि वर्ण ने राजकुमारी मारिया को साथ लेकर अपने देश भाग जाने का निश्चय किया। तो दोनों ने अपने घोड़े कसे और आधी रात के वक्त रवाना हो गए। अगले दिन सुबह जब राजा को पता चला तो उसने अपने आदमियों को उनका पीछा करने के लिए भेजा। राजकुमारी ने अपने पति वर्ण से कहा, जमीन में कान लगाकर मुझे बताओ कि तुम्हें क्या सुनाई पड़ता है। वर्ण ने जमीन से कान लगाकर सुना और बोला, घोड़े के निनाने की आवाज आ रही है। राजकुमारी ने उसे एक बगीचे में बदल दिया और खुद एक पत्ता गोभी बन गई जो उस बगीचे में उगी हुई थी। राजा ने जिन लोगों को उनका पीछा करने के लिए भेजा था वे खाली हाथ लौट गए। उन्होंने जाकर राजा से कहा, मालिक, हमें तो कुछ नहीं मिला। हाँ, एक जगह एक बगीचा जरूर देखा था जिसमें एक पत्ता गोभी उगी हुई थी। अधर्मी राजा ने ये सुनकर बोला, जाओ जाकर वह पत्ता गोभी उखाड़ कर ले आओ। यह उस लड़की की एक चाल है। राजा के आदमी फिर उनके पीछे दौड़े और सौदागर के बेटे वर्ण ने फिर जमीन में कान लगाकर सुना और बोला, घोड़े के निनाने की आवाज आ रही है। राजकुमारी मारिया खुद एक कुआं बन गई और वर्ण को उसने सुनहरा बाज बना दिया। बाज कुएं पर बैठकर उसमें से पानी पीने लगा। राजा के आदमी दौड़ते दौड़ते कुएं तक आए। वहां पहुंचकर सड़क खत्म हो जाती थी तो वो लौट गए और राजा से बोले, मालिक, हमें तो कुछ नहीं मिला। हाँ, खुले मैदान में एक कुआं जरूर था और उस कुएं पर एक बाज बैठा हुआ था। तब फिर अधर्मी राजा खुद उनके पीछे दौड़ा। जब वर्ण ने अपना कान जमीन से लगाकर सुना तो वो बोला, अब तो पहले से बहुत ज्यादा शोर मच रहा है। राजकुमारी बोली, यह तो मेरा बाप है जो इस बार खुद हम लोगों के पीछे आया है। नहीं तो समझ में कुछ नहीं आता अब क्या करूं। तभी राजकुमारी मारिया को याद आया कि उसके पास 3 चीजें थी, एक ब्रुश, एक कंघा और एक तौलिया। वो वर्ण से बोली, मेरे पास एक जादू है जो मेरे पिता अधर्मी राजा से हमारी हिफाजत करेगा। उसने ब्रुश को पीछे की तरफ हिलाया। उसके ऐसा करते ही एक घना जंगल खड़ा हो गया जिसके पेड़ों के बीच में हाथ डालने की भी जगह नहीं थी। वह इतना बड़ा था कि उसका चक्कर लगाए तो 3 साल लग जाए। राजा ने जंगल को काटना शुरू करा। वह काटता गया और आखिर उसने जंगल के बीच में से एक रास्ता बना लिया और उनके पीछे दौड़ पड़ा।
दौड़ते दौड़ते वह उनके बहुत नजदीक पहुंच गया। जब उनके बीच एक हाथ से ज्यादा की दूरी नहीं रह गई थी, तभी राजकुमारी ने अपना कंगा पीछे की ओर हिलाया और अचानक एक बड़ा भारी पहाड़ बीच में खड़ा हो गया, जिसे न तो चढ़कर पार किया जा सकता था और न ही जिसका चक्कर काट कर आया जा सकता था। राजा ने पहाड़ को खोदना शुरू किया। वह खोदता गया और आखिर उसने एक सुरंग खोद डाली और वो पहाड़ के उस तरफ निकल आया और फिर उनका पीछा करने लगा। फिर राजकुमारी ने अपना तौलिया पीछे की तरफ हिलाया और बीच में एक गहरा और बड़ा समुद्र पैदा हो गया। राजा अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ किनारे तक आया, मगर अब क्या करता, आगे तो रास्ता बंद था। मजबूर होकर वह अपने घर लौट गया। फिर वर्ण राजकुमारी मारिया को लेकर अपने देश अपने घर पहुंचा। वो राजकुमारी से बोला, मैं जाकर अपने माँ बाप को बता के आता हूँ कि तुम मेरे साथ आई हो, तब तक तुम मेरा यहाँ इंतजार करना। राजकुमारी वर्ण से बोली, एक बात का ध्यान रखना, जब तुम अपने घर पहुंचो तो हर एक से गले मिलना, लेकिन अपनी माँ से गले न मिलना। यदि ऐसा करोगे तो मेरे बारे में सब कुछ भूल जाओगे। वर्ण अच्छा कहकर अपने माता पिता से मिलने चला गया। जब वह उनसे मिला तो इतना खुश हुआ कि वह हर एक से और अपनी माँ से भी गले मिला। नतीजा यह हुआ कि वह उसी वक्त राजकुमारी मारिया के बारे में सब कुछ भूल गया और राजकुमारी बेचारी सड़क पर खड़ी उसका इंतजार करती रही। वह इंतजार करती रही, पर जब उसका पति उसे लेने नहीं आया तो राजकुमारी शहर में पहुंची और एक बुढ़िया औरत के यहाँ नौकरानी बन गई। इस बीच सौदागर के बेटे वर्ण ने शादी करने का फैसला कर लिया। उसने एक लड़की से प्यार किया और दोनों की शादी तय हो गई। एक बड़ी शानदार दावत की तैयारी होने लगी। राजकुमारी मारिया को इसका पता चला तो वह भिखारिन बनकर भीख मांगने के लिए सौदागर के घर पहुंची। सौदागर की बीवी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा समोसा बना देती हूँ, क्योंकि शादी की दावत के लिए जो बड़ा समोसा बनाया है उसे मैं नहीं काटना चाहती। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, मैं तो छोटा समोसा ही खा लूंगी, भिखारिन ने कहा। लेकिन शादी की दावत का बड़ा समोसा पकाते समय जल गया और छोटा समोसा बहुत बढ़िया पककर तैयार हुआ। सौदागर की बीवी ने जला हुआ समोसा राजकुमारी मारिया को दे दिया और दावत में छोटा समोसा परोसा। जब लोगों ने समोसे को तोड़ा तो उसमें से कबूतरों का एक जोड़ा बाहर निकला। कबूतर ने कबूतरी से कहा, मुझसे शादी कर ले। नहीं, जैसे सौदागर का बेटा राजकुमारी को भूल गया वैसे ही तुम भी मुझे भूल जाओगे। कबूतर ने कबूतरी से दोबारा कहा, मेरे से शादी कर ले। नहीं, जैसे सौदागर का बेटा राजकुमारी को भूल गया तुम भी मुझे भूल जाओगे। जब सौदागर के बेटे वर्ण ने ये सब सुना तो वह होश में आया और समझ गया कि भिखारिन कौन है और उसने अपने माँ बाप से कहा, ये मेरी पत्नी है। अच्छा, उन लोगों ने कहा, जब तुम्हारे पास पहले से ही एक बीवी है तो उसी के साथ रहो। फिर जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी उसे उन लोगों ने बढ़िया बढ़िया तोहफे देकर उसके घर भेज दिया। सौदागर का बेटा वर्ण अपनी सच्ची प्रियतमा राजकुमारी मारिया के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगा। जब तक वे दोनों जिंदा रहे तब तक उन पर भाग्य की कभी बुरी नजर नहीं पड़ी। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।